पश्चिम बंगाल का झारग्राम लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटें झारग्राम जिले में हैं। ये सीटें हैं बिनपुर, झारग्राम, गोपीबल्लभपुर और नयाग्राम। 2016 के विधानसभा चुनाव में ये सभी सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई थी। झारग्राम की सभी 4 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को कुल वोट का 55.4% मिला था, जो कि 2011 में हुए चुनाव की तुलना में 17% अधिक था। दूसरे नंबर पर भाजपा रही थी, जिसे 15.6% वोट मिले थे, जो कि 2011 की तुलना में 11% ज्यादा था। मतलब उस सीट पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़त बनाई है। झारग्राम में सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस को 2016 में मात्र 3% वोट मिले थे। झारग्राम के चुनाव पूर्व आंकड़े और अनुमान बताते हैं कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में झारग्राम जिले की सभी सीटों पर भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की चुनौती बनी हुई है। अनुमानों के अनुसार झारग्राम की 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा जीत की स्थिति में है। 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर दे रही है। झारग्राम जिले की मुख्य समस्याओं में है सड़कों की हालत। 10 वर्ष के ममता बनर्जी के शासनकाल में यहाँ की सड़कों की हालत लगातार खराब होती गई। 32% लोग इसे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण दोनों सड़कें शामिल हैं। झारग्राम जिले की दूसरी बड़ी समस्या है पीने का शुद्ध पानी। 21% लोगों ने चुनाव में इसे जरूरी मुद्दा बताया है। सड़क और पानी की ये 2 समस्याएं ऐसी हैं जो लंबे समय से बनी हुई हैं और लोगों के जीवन पर सीधा असर डाल रही हैं। इन्हीं समस्याओं के चलते जिले में इस बार सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के पास यहाँ पर सिर्फ अपनी पार्टी के काडर और ध्रुवीकरण का वोट बैंक है, लेकिन झारग्राम के मौन मतदाता के मन में क्या है, यह 2 मई को ही पता चलेगा। नमस्कार। बदलाव की बयार, जहां पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार बह रही है, तो किस दिशा में नतीजे जाएंगे, परिणाम क्या होंगे, ये तो 2 मई को आने वाली 2 मई को सब तस्वीर साफ होगी। लेकिन इससे पहले बंगाल के अलग अलग जिलानुसार हम उनकी चर्चा भी करना चाहते हैं, एक विश्लेषण करना चाहते हैं, एक जनता का मूड भापना चाहते हैं। क्या लोग कहते हैं, क्या काम इतने वर्षों में हुआ है, क्या काम जो होना बाकी है, यानी चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं, और सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं, असल जमीन से जुड़े, जनता की जिंदगी से जुड़े असली मुद्दे क्या है। तो मेरे साथ 2 मेहमान हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देता हूं। चक्रधर त्रिपाठी जी हैं, शांति निकेतन में आप प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चक्रधर जी। चक्रधर जी पश्चिम बंगाल को एक अरसे से वहां के अकादमिया की दृष्टि से जितना देखते हैं, उससे ज्यादा शायद राजनीतिक दृष्टि से भी समझते हैं। और साथ ही संजय सोम हैं, आप भी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और स्तंभकार हैं। संजय सोम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, इसके अंदर झारग्राम में 4 मुख्य सीटें हम देखते हैं। बिनपुर है, झारग्राम है, गोपीबल्लभपुर और नयाग्राम है। अब इस बार लग रहा है कि तृणमूल, हालांकि यहाँ चारों सीटें कभी तृणमूल के पास रह चुकी हैं, यहाँ तृणमूल का अच्छा खासा वर्चस्व दिखता था, लेकिन 2019 के लोकसभा में कुछ परिवर्तन भी आया। पहले संजय जी, राजनीतिक तस्वीर आपको क्या समझ में आती है? इस दफा जो बदलाव की एक बयार चली है, वो बयार क्या कहती है? देखिए, यहाँ पे हमने जो अभी तक जो देखा है, बंगाल का जो ट्रेंड देखा है, वो पूरा के पूरा एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे जिस रीजन की आपने बात की, वो रीजन एक जमाने में कांग्रेस का बोड़ो हुआ करता था। मतलब पूरा के पूरा रीजन कांग्रेस को वोट देता था। उसके बाद पूरा के पूरा उठ के वामपंथियों के पास आ गया। उसके बाद 11 में फिर पूरा के पूरा उठ के आपका टीएमसी के पास आ गया। चक्कर ये हुआ कि ये लोग बड़े खुदगर्ज लोग हैं, और 2018 को जो ये लोग अपना वोट, जो पंचायत वाली जो इलेक्शन थी, उसमें जो वोट नहीं दे पाए, उसका पीड़ा इनको बहुत जबरदस्त सताता। और उतने रेजिस्टेंस के बावजूद भी आपको मैं कहता हूं कि ये पूरे रीजन में अगर आप पंचायत लेवल पे देखें तो 399 पंचायत आर कंट्रोल्ड बाय द टीएमसी और 329 पंचायत आर कंट्रोल्ड बाय बीजेपी। मतलब उसमें भी एक आप देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो
मतलब इनको रोका गया, गोली मारी गई, लोगों को हत्या की गई है, लोगों को फांसी लगा के पेड़ से लटका दिया गया है, बहुत कुछ हुआ है, बोमा, गोली चली, क्या क्या नहीं हुआ। मतलब एक बहुत क्या कहते हैं उसको, मतलब रक्त, मतलब ब्लडी, रक्त रंजित, जी जी। हाँ, रक्त रंजित, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मुझे माफ करिएगा। तो रक्त रंजित एक चुनाव था, उसके बावजूद भी लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाया और तभी पता चल गया था कि इसका ट्रेंड क्या होने वाला है। मुझे जो लगता है कि ये चारों सीट जो आपने कहा, ये चारों के चारों सीट इस बार बीजेपी के खाते में आने वाला है। जी, चक्रधर जी, आपको पहली दृष्टि में इस बार जो बदलाव हम कहते हैं, शायद जनता का मूड भी कुछ वैसा है, कुछ विषय भी ऐसे मुद्दे आए हैं, आपको पहली नजर में क्या लगता है इस बार? क्योंकि ये बदलाव एक बार में नहीं हुआ, ये साल दर साल, चुनाव दर चुनाव होता आया है। ये 2021 का विधानसभा चुनाव ये क्या कहता है? चक्रधर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। जी 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 जी। तो मेरा प्रश्न चक्रधर जी, पहला प्रश्न वही जो मेरा सोम साहब से था कि ये चुनाव 2021 का विधानसभा चुनाव, धरती पर बहुत सी सुगबुगाहट है, जमीन में लोगों में एक मन में हलचल है, शायद किन कारणों से वो भी आप समझा पाएंगे। पहली दृष्टि में लगता क्या है ये विधानसभा चुनाव, ये बदलाव की बयार किस दिशा में जाती दिखती है? बदलाव का बयार जो है वो तो बीजेपी के फेवर में बह रही है अभी। ऐसा क्यों मानते हैं आप? हाँ, लेकिन स्थिति यह है कि जो जंगल महल है वो दूसरे समाज से कटा हुआ महल है। वहां की जो युवा पीढ़ी है, कुछ लोग बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, तो बाकी सब वहीं पड़े रहते हैं। तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है वहाँ, और उनका बाहर से कनेक्शन कम है। तो मेरा ये कहना है, जैसे राष्ट्रवाद की एक लहर चली थी, वो लहर अभी थमी भी नहीं है, धीरे धीरे तो ये लहर वहां पहुंचती नहीं है। ये पहुंचने का माध्यम शिक्षा है। तो वो जंगल महल में यानी झाड़ग्राम में शिक्षा नहीं है, बाहर की बातें वहां पहुंच नहीं रही हैं, और लगता है कि जैसे कुएं के मेढक के समान उनका जीवन एकदम संकीर्ण हो गया है, बंध गया है। और वहां के जो टीएमसी वाले हैं, वे केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत सारी जो सुविधाएं हैं सब बता रहे हैं कि तो हम दे रहे हैं तुमको, जैसे सड़क योजना हो, पानी हो, बिजली हो, गैस हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन ये टीएमसी सफल रही है लोगों को समझाने में कि ये प्रांत सरकार की ओर से है, और बीजेपी असमर्थ रही है ये समझाने में कि ये केंद्र सरकार की ओर से है। तो ऐसे में चक्रधर जी, ये बात जो है पिछले काफी समय से हम ये सुन रहे हैं, और ये राजनेता लगातार, हम अलग अलग मंचों से इस तरह की बातें भी सुन रहे हैं, जैसा आपने अभी जिस विषय को उठाया, बीजेपी असमर्थ रही। लेकिन जितने कुछ समय से अब ये चर्चा शुरू हुई, क्या अब ये बात जनता में जमीन तक जा पाई है, नीचे तक उतरी है कि योजनाएं तो केंद्र सरकार की थी और प्रांत सरकार उनको अपने नाम से दे रही है? क्या ये बात, ये जो राजनीतिक जो पैतरेबाजी है, क्या ये अब जनता समझ पा रही है? नहीं, असल में जंगल महल में, खास करके झाड़ग्राम के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो झाड़ग्राम के संदर्भ में जनता नहीं समझ पा रही है। और इससे पिछली बार का जो चुनाव था, उसका जो परिणाम, खास करके जो एमपी इलेक्शन था, उसका परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया था। तो उसका एक कारण था, खास कारण एक था, वो कारण था कि उन लोगों का जो एक माझी परगना महल है, एक संगठन है वो माझी परगना महल, तो वो दो टुकड़ों में उस समय बंट गया था, और एक टुकड़ा जो है वो बीजेपी के समर्थन में आया था, और तभी बीजेपी जीत गई थी। लेकिन यहाँ जो मैं आंकड़ों के हिसाब से चक्रधर जी देख रहा हूँ, जो विजन है कुछ, जी जी जी, आप कहिए। जी जी, तो बीजेपी का जो विजन है, बीजेपी का जो बड़ा स्वरूप है, तो राष्ट्र के बारे में वहां कोई सोचता ही नहीं है, देश के बारे में कोई नहीं सोचता है। उस जंगल महल में हम कैसे जी लें, क्योंकि लोगों को आज भी खाना नहीं मिलता है, लोग भूखे रहते हैं, और जंगल की जो चीजें हैं उसको बस वही बेचने के लिए कभी कभी उनको बाहर निकल
बस फिर वहां जाके घुस जाते हैं, और बेरोजगारी तो है ही वहां। तो इसलिए बाहर की हवा नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण लोगों में नागरिकता का बोध आ गया है। टीएमसी के चलते नहीं, बल्कि सीपीएम के चलते लोगों में नागरिकता का बोध आया। लोग बहस करने लगे और उस प्रवृत्ति को बढ़ावा टीएमसी ने दिया, लेकिन बाहर से कनेक्शन उसका नहीं है, उस क्षेत्र का। ये सबसे बड़ी बाधा है। संजय जी, ये आपसे जरा थोड़ा सा इसी कुछ विषय जो उठाए चक्रधर जी ने, एक सर्वे है जिसके अनुसार सड़क जो है यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा। 32% लोगों ने कहा है कि सड़कें बहुत खराब हैं, वो चाहे रूरल है कि चाहे सबर्बन है, वो सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। फिर दूसरा बड़ा मसला पानी का, पीने के पानी का बताया गया। 10 साल से तृणमूल की सरकार है, पर 21% लोग अभी भी ये कहते हैं कि पेयजल जो है आज भी, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि हम जानते हैं कि केंद्र से अब घर घर जल की योजना भी चल रही है, उसका बंगाल में किस तरह से उसका जमीन पर काम होगा ये भी देखना बाकी है। और क्या बीजेपी वो समझा पाएगी, ये भी जो चक्रधर जी ने विषय उठाया कि वो जमीन पर समझा नहीं पाए हैं, बता नहीं पाए हैं। फिर एक बड़ा विषय आया बेरोजगारी का, वो भी, उस पर भी 18% लोग और लगभग 11% लोग भ्रष्टाचार को भी एक मुद्दा मानते हैं। आपके हिसाब से क्या इन चारों की सीक्वेंस है, इन चारों मुद्दों की, ये ठीक है? सड़क, पेयजल, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, या फिर इस सीक्वेंस को हम बदल सकते हैं? मैं कहूंगा रोजगार, बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी के साथ साथ पेयजल और बाकी जो उन्नयन की चीजें होती हैं, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत होती है, वो सबकी बहुत जरूरत है। देखिए, बीजेपी की जहां तक मामला है 2014 में, 14 से पहले बीजेपी का महज 7-8% वोट हुआ करती थी। 2014 में बीजेपी का वोट 16 पॉइंट कुछ परसेंट में आया, और 2014 में, 2016 में वो फिर घट के 10.5% रह गया, और फिर 2019 में वो बढ़ के 40% हुआ। तो बेसिकली क्या है कि बीजेपी छोटा पार्टी था, बीजेपी का बंगाल की पॉलिटिक्स में इतना कोई असर नहीं था, तो बीजेपी अचानक बढ़ी है, और ये जो बड़ी है, इसमें बाहर के लोग जो हैं वो बीजेपी में जुड़े हैं, इसीलिए बीजेपी बड़ी है। तो एक मुद्दा ये भी है कि बीजेपी के वजह से जो चक्रधर जी कह रहे थे कि बीजेपी समझा नहीं पाई, वो बात सही है, क्योंकि बीजेपी में वहां पे रिप्रेजेंटेशन भी नहीं। पर अब वस्तुस्थिति पलटी है, क्योंकि वहां के जो लोग थे, जो दूसरे दलों में थे, वो क्योंकि बीजेपी में आ चुके हैं, अब वो समझा रहे हैं। वो वहां पे जुड़े हुए थे, पहले से ही जुड़े हुए थे, बीजेपी था नहीं, पर वो तो जुड़े हुए थे, इसलिए तो उनको वोट मिलता था एक जमाने में। तो अब एक तो चेंज ये है, दूसरा ये है कि 2, 3, 4 जो छोटे छोटे इंडस्ट्री वहां पे हुआ करते थे, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि झाड़ग्राम पेपर मिल एक हुआ करता था, एक कांचन ऑयल मिल हुआ करता था, ये सब लेफ्ट के जमाने में बंद हो गया, सब बंद हो गया। उसके बाद आप देखिएगा बीआरजी आयरन एंड स्टील, वो भी किसी ने डाला था झाड़ग्राम अंचल में, वो भी लेफ्ट मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म के चलते बंद हो गया, और बहुत हजार जो कर्मचारी है, श्रमिक है, वो बेरोजगार हो गए। फिर राम स्वरूप स्टील था, उसमें कम से कम 5000 लोगों ने ये अपना गवाया है, मतलब नौकरी। और उसके बाद जो पॉन्जी स्कीम चली ना, उसके चलते तो जितने भी बचे कुचे लोगों के पास थोड़ा बहुत भी कुछ था, वहां पे एक पॉन्जी वाले थे एमपीएस करके, उन्होंने कुछ जंगल बनाए थे साल के, और कुछ प्रोजेक्ट वहां पे चलता था, वो भी सब बंद हो गया। तो आज के डेट में वहां पे जो युवा पीढ़ी है, उनके पास खाने का कुछ नहीं है, उनके पास पहनने का नहीं है, वो आमला सोल करके वहां पे एक जगह है जहाँ पे अभी भी भूख से लोग मरते हैं। जो एक जमाने में उड़ीसा में कुछ जगह से हमको सुनने को मिलता था, वो चीज आज पश्चिम बंगाल में इसी रीजन में दिखने को मिलता है। तो मतलब इतनी जो उन्नयन मतलब डेवलपमेंट का इस रीजन में कोई असर ही नहीं पड़ा।
ऊपर से क्या है कि कटमनी, जैसे समझ लीजिए एक वहां पे खड़गपुर के पास, जो हालांकि इस रीजन के से सटा हुआ इलाका है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, फिर भी वहां पे एक एसीजेड बनाया था सीपीएम वालों ने। वहां पे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज बनी थी, गोदरेज आया था और दो चार थे। अब उसमें भी सीपीएम वाले लग गए हैं कि उनके जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो आते हैं, बच्चे जो है वो जंगल महल से आते हैं, उनसे भी कटमनी लेते हैं। जो कटमनी देगा उसको भर्ती कर देगा, जो नहीं देगा उसको नहीं भर्ती करेगा। तो इतना अराजकता है उस अंचल में, गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऊपर से मैं आपको बताऊं कि अभी आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर की पैर में चोट आई थी, अब एक लिगामेंट में चोट आई, उनको ग्रीन कॉरिडोर करके उसी सटा हुआ एक रीजन में वो सभा कर रही थी जहां पे ये हुआ, तो उसको उनको कलकत्ता लाना पड़ेगा, 2 घंटे मतलब लाना पड़ा। वहां पे कोई हॉस्पिटल नहीं मिला जहां पे एक पैर की लिगामेंट का चोट का इलाज हो सके। अगर सीएम के साथ ये हो सकती है तो आप समझ लीजिए जी संजय जी, समझ में आती है मुझे ये बात। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि सीएम के साथ जहां हादसा होता है और वहां वैसा अस्पताल नहीं मिलता, जबकि वो विकास के दावे कर लेते हैं, 10 साल से वो सरकार में भी हैं। लेफ्ट के शासनकाल में जो कुछ हुआ वो तो हम सब ने देखा। ट्रेड यूनियंस के कारण आपने जैसे बताया कि इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, उससे बेरोजगारी भी बढ़ी। ये जो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है चक्रधर जी, इसको अगर 3 हिस्सों में बांट के देखें, एक तो होगा छोटा छोटा कुटीर उद्योग जो वहां का लोकल स्थानीय उद्योग अपना चलाता होगा, एक हो गया सेवा क्षेत्र और तीसरा हो गया उद्योग। अब भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि वो उद्योग की पसंदीदा सरकार है। यदि उद्योग नहीं होगा तो काम धंधे नहीं होंगे तो रोजगार कहां से आएगा? सब कुछ, सेवा सेक्टर भी उद्योग के बिना पैदा नहीं हो सकता, और जो स्थानीय कुटीर उद्योग है उसका भी कितना उत्थान हो पाएगा अगर वहां और उद्योग धंधे नहीं होंगे? यानी इलाके में अगर पैसा नहीं होगा तो खाएगा कौन? जरा इस चक्र को समझाएंगे, क्यों पिछले 10 साल में ये पूरा चक्र खराब होता चला गया? उसका मूल कारण है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास विजन नहीं है। तो अगर हम बंगाल के संदर्भ में बात करें तो रविंद्रनाथ ने आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखते हुए इस विश्वविद्यालय के श्रीनिकेतन वाले सेक्टर को बनाया कि ये शांति निकेतन जो है ये अलग सेक्टर है और श्रीनिकेतन जो है अलग है। श्रीनिकेतन में क्या है? यही कुटीर उद्योग, बुनाई, कढ़ाई और पोल्ट्री, फिशरी, ये सब वहाँ, और डेयरी, और सबसे बड़ी चीज है पोल्ट्री को लेकर के, और सबसे बड़ी चीज जो है इस झाड़ग्राम के संदर्भ में कहना मैं चाहूंगा वो है लकड़ी की इंडस्ट्री। लकड़ी की कमी नहीं है, और रविंद्रनाथ ने यहाँ लकड़ी के ऐसे ऐसे बढ़िया डिजाइन, आर्टिस्टिक फॉर्म में ऐसे मतलब फर्नीचर बनवाए कि पूरे विश्व में उसका डिमांड है। तो अगर बीजेपी चाहे आत्मनिर्भरता को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो सबसे बड़ा वहाँ संसाधन है लकड़ी और साल लकड़ी। तो उस जो वुड इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, वहाँ एक बनाया जा सकता है। दूसरा है पत्तों को लेकर के, साल पत्तों को लेकर वहाँ बनता है, केंदू पत्ता हम लोग समझते ही हैं। और वहाँ एक बड़ी चीज है कि जो सब्जी, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जहाँ होती है सब्जी खूब होती है, लेकिन सब्जी वहां से इधर आ नहीं पाती है बाहर, तो सब्जी सड़ जाती है। तो इसलिए यातायात के अभाव के कारण ये तो होता है। और उद्योग, ये भी सड़कों से जुड़ा हुआ मसला, सड़कें ठीक नहीं है, साधन नहीं है, तो ये सब होगा। जी ये हो रहा है। और उद्योग का जहां तक प्रश्न है, जैसे अभी झाड़ग्राम में एक आयरन इंडस्ट्री है झाड़ग्राम में, तो वहां पर है कि 5000 के लगभग लोग काम करते हैं, लेकिन लोकल आदमी एक भी नहीं है, सब बाहर के हैं। तो इसलिए झाड़ग्राम के संदर्भ में हम बात करें तो लकड़ी को बेस करके वहाँ एक बहुत बड़ा उद्योग लगाया जा सकता है। संजय जी, शिक्षा एक, मुझे लगता है कि किसी भी चीज विकास का जो रास्ता तय करना है तो शिक्षा से शुरू होता है, और आप दोनों ऐसे अकादमिया जगत से किसी ना किसी रूप में जुड़े ही हुए हैं, प्रोफेसर साहब तो हैं ही।
शिक्षा की क्या स्थिति है झारग्राम के इन 4 विधानसभा क्षेत्रों की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये बिनपुर, झारग्राम, गोपीवल्लभपुर और नयाग्राम, शिक्षा को लेकर के जो बुनियादी ढांचा है, स्कूल है, कॉलेजेस है, इनकी क्या स्थिति है संजय जी? देखिए, शिक्षा की मान पश्चिम बंगाल में गिरते गिरते ऐसी परिस्थिति में आई है कि आज की डेट में जो यहाँ पे उस मतलब ऐसे इलाके से जो ग्रेजुएट भी बने ना, वो भी एक पूरा सेंटेंस सही ढंग से लिख नहीं पाते। ये परिस्थिति है, वस्तुस्थिति ये है। हालांकि ये जो इलाका है, यहाँ पे कुछ एनजीओ ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे एकल विद्यालय का जो मूवमेंट है, वो ये पूरे इलाका में बहुत अच्छा काम किया है। सेवा भारती का काफी वहाँ पे काम है, और बाकी और बहुत सारे एनजीओ हैं वहाँ पे, वो जुड़े हुए हैं बच्चों में। अभी धीरे धीरे एक मतलब हमें पढ़ना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, इतने दिन हम लोगों के ऊपर निर्भरशील थे। ये जो मानसिकता है, इससे बच्चे उभर रहे, मतलब पिता माता चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़े, क्योंकि उन्होंने अपना परिस्थिति जो है वो झेल ली है, और वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी उसी परिस्थिति में पढ़े। पर यहाँ पे क्योंकि एकलव्य विद्यालय जो रेजिडेंशियल स्कूल का स्कीम है सेंटर का, वो लागू नहीं है। एक भी एकलव्य स्कूल नहीं है पूरे इलाका में। हालांकि ट्राइबल इलाका है, फिर भी वो जो क्वालिटी एजुकेशन ट्राइबल बच्चों को देके उनको सशक्त करने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, वो टीएमसी वाले ने यहाँ पे लागू नहीं किया। तो फिर प्रश्न फिर वही आ जाता है संजय जी कि अगर ये स्थिति है शिक्षा को लेकर के, तो क्या शिक्षा इस क्षेत्र में 10 साल से सरकार में बैठे तृणमूल के खिलाफ कोई मुद्दा बनता है कि शिक्षा की जो स्थिति है, सड़कों की जो स्थिति है, क्या ये बदलाव की बयार में के पक्ष में ये बात जाती दिखती है? यानी शिक्षा, जिसको मैं कहता हूँ बहुत बुनियादी चीज। मैं आपको कह रहा हूं कि पानीय जल, पेयजल नहीं है। पिछले 73 साल से 73 इयर्स, फॉरगेट 10 साल, 73 साल से इतने सारे सरकार रही, घर पे पेयजल नहीं है। ये क्या दुख की बात नहीं है? अच्छा, दूसरी बात है सड़कें। आपको वहां पे कोई भी सड़क, एक तो सड़क टूटे फूटे हैं, उसके बाद कोई भी सड़क में आपको कोई एक स्ट्रीट लाइट नहीं दिखेगी। रात को अंधेरे में अगर किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना है, वो उनको ले जाना एक खतरे से खाली नहीं है। और तीसरी बात है, चाहे आप स्वास्थ्य बोलिए, शिक्षा बोलिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो जीने के लिए चाहिए, रोजगार तक भी नहीं। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं मैं, आप उस सड़क से चलिए, आपको दोनों तरफ बड़े घने जंगल दिखेंगे। आप कहीं पे भी गाड़ी रोक के 100 मीटर अंदर चले जाइए, देखिएगा अंदर साफ हो चुका है, वहां पे सिर्फ आपको मार्ट दिखेगी। ये पूरा इलीगल है और कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय टीएमसी ग्रुप्स। यानी माफिया राज भी आप कह रहे हैं उधर चला है, और वो जंगलों के साथ उससे फिर और बड़े डिजास्टर भी पैदा होते हैं यदि वो जंगल से अवैध कटाई कर रहे हैं तो। ओ भाई साहब, ये जो अभी चक्रधर जी को जो कह रहे थे ना, लकड़ी बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है, सही बन सकता है अगर उसकी प्रॉपर फार्मिंग हो। अब जो परिस्थिति है, जंगल में जानवर भी सेफ नहीं है, हाथी रास्ते में घूमते हैं क्योंकि वहां पे अंदर खाना नहीं मिलता है, और जितना आप काट के, वैसे ही पानी नहीं है, उसके ऊपर आप जंगल काट के साफ कर रहे हो, तो पानी मतलब जो रिटेंशन कैपेसिटी है अपना जमीन का, वो तो वैसे ही और गिरता जा रहा है, और पानी का स्तर नीचे से नीचे जा रहा है। मतलब कोई परियोजना नहीं है जिससे ये काम हो सके, मतलब ये लोगों को सहूलियत मिले। यानी आपका ये कहना कि 73 वर्षों से, और खाली झारग्राम की बात नहीं, बंगाल के अन्य हिस्सों की भी बात कर लें, सिर्फ हड़ताल, बंद, धरने, प्रदर्शन, ट्रेड यूनियन, इन सब की राजनीति हुई, विकास पर किसी ने बात नहीं की, भ्रष्टाचार करके उसको खोखला किया, जैसा उदाहरण आप जंगल का भी अभी दे रहे हैं। उसके कारण से आज स्थिति है कि बेरोजगारी है। इंडस्ट्री आई भी, कुछ ने कोशिश भी की, लेकिन वो भी बंद हो गई क्योंकि ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग है। फिर आजकल 2 शब्द नए सुने हमने भारतीय राजनीति में, शायद बंगाल के बाहर ये पहली बार लोग सुन रहे होंगे कि कट मनी है, टोलाबाजी है, इस तरह की चीजें जो हम सुनते हैं, बंगाल के भ्रष्टाचार की एक नई तस्वीर पैदा करते हैं। चक्रधर जी, जब इतना सब बंगाल इतने सालों से सब झेलता गया, बंगाल में ये भी एक बात सामने आई कि बीजेपी की स्थानीय लीडरशिप कभी उस तरह से नहीं बन पाई,
इस बार जिस तरह से कुछ दूसरी पार्टियों के लोग आए हैं, शायद वो ममता के करप्शन से या ममता के तौर तरीकों से, जैसे भी तृणमूल से वो निकल करके भाजपा में शामिल हुए, अब भाजपा की आवाज जमीन तक जाने लगी। तो क्या हम ये माने कि 73 सालों की ये जो बदहाली है, ये अब नीचे तक लोग समझा पा रहे हैं? और अगर समझा पा रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री के विकास होबे का भी मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो चीज जो अरसे तक वो मिसिंग कर रहे थे, उन्हें पता भी नहीं कि शायद वो उनका अधिकार है, बुनियादी अधिकार, वो उनको मिल पाएगा, ये विश्वास वो कर पा रहे हैं? ऐसा है कि बंगाल कभी इस देश का मार्गदर्शक रहा है। देश की राजधानी कलकत्ते में थी, तो लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रही है कि हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन वामपंथी सरकार के जाने के बाद, खास करके पिछले 10-15 वर्षों से हम देख रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। बंगाल की आम जनता या बंगाल की युवा पीढ़ी, युवा समाज काम के लिए बंगाल से बाहर जाती है। तो उन लोगों में हम यह पाते हैं कि एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। और बंगाल के भीतर जो लोग रह गए, बुद्धिजीवियों को छोड़कर, तो उनके भीतर वो नेशनल कैरेक्टर नहीं आ पा रहा है, वो रीजनल कैरेक्टर रह गया। तो इसलिए जो लोग बाहर से, जिनका थोड़ा संबंध हुआ, बाहर रहे और मोदी जी के बारे में, देश विदेश के बारे में, राष्ट्रभक्ति के बारे में जब सुना तो आंखें खुली। तो वे आकर के मोदी जी के फेवर में एकदम वकालत कर रहे हैं, सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन ये जो वाली बात है कि जो लोग टीएमसी से इधर आ गए, बीजेपी में आ गए और लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में समझा पा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में, आम लोगों के मन पर उसका असर पड़ रहा है। लेकिन जो बीजेपी वाले थे तो वे थोड़े से खिन्न है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते ही हैं, एनलाइटेड है बीजेपी वाले, लेकिन वो खिन्न है, बहुत बड़ी, हाँ बहुत खिन्न है कि ये क्या हो गया। तो कभी कभी लगता भी है कि इसका भविष्य कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में महत्वाकांक्षा सबसे बड़ा श्राप होता है। तो ऐसी स्थिति है, लेकिन लोग समझ रहे हैं। ये जो आपने कहा महत्वाकांक्षा, वो सही बात है। महत्वाकांक्षा राजनीतिक, ये बीजेपी के अंदर अंदरूनी कितना नुकसान पहुंचाएगी ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन तृणमूल को तो जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुकी, क्योंकि तृणमूल के एक से एक बढ़िया लीडर, कद्दावर लीडर, जिनका नाम था, जो कनेक्टेड भी थे और वाकई जो विकास चाहते थे, वो इस भ्रष्टाचार के खेल में वो खेला होबे करने को तैयार नहीं थे, वो विकास होबे की दिशा में जाना चाहते थे, शायद इसीलिए वो आए भी हैं। और अगर एक बार इस बदलाव की बयार, जिसको हम कह रहे हैं, यदि बयार उस दिशा में चलती है, जिस दिशा में ये सब प्रयास हुए हैं, तो फिर बंगाल, एक नई तस्वीर बंगाल की हम सब मिलकर देखेंगे। लेकिन जरा थोड़ा सा आंकड़ों की जरा बात कर लेता हूं। 2011 में तृणमूल का इधर झारग्राम में 38% वोट था 3 सीटों के साथ, फिर 16 के चुनाव में 55% के साथ 4 सीटें आ गई। लेकिन 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें तृणमूल को थोड़ा सा नुकसान होता दिखा, वो 44% सीटें, वो प्रतिशत उसका आया। 2021 का आकलन आपका क्या कहता है संजय जी? क्योंकि ये खाली तृणमूल के संदर्भ में कह रहा हूं, क्योंकि झारग्राम में जितनी सब समस्याएं हम सब देख रहे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, खासतौर पे आप कहते हैं पेयजल है, जंगल अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, ये सब चीजें, सड़कों की जो खस्ता हालत है, बाकी जो प्रशासनिक सिस्टम होगा, स्वास्थ्य की आपने बताई, अस्पतालों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में ये जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का ये जो मूवमेंट है, यानी 2019 में हमने देखा कि तृणमूल 16 के बाद अचानक 11% का उसको नुकसान हो गया। संजय जी, ये आंकड़ा क्या कहता है और इस 2021 में आपका अनुमान क्या है? 2021 में पूरा मामला निर्भर करेगा, ये कल जो मोदी जी का जो, मोदी जी का नहीं मतलब बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है, उसको लोगों तक बीजेपी वाले कैसे पहुंचा सकते। मैंने, आप समझ लीजिए कि 2 रुपया किलो का चावल वर्सेस 1 रुपया किलो चावल प्लस 30 रुपया किलो दाल प्लस 3 रुपया किलो नमक और 5 रुपया किलो चीनी, ये बीजेपी वाले उनको उन तक पहुंचा सकते कि नहीं, क्योंकि उनका ना लाइवलीहुड, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी, वो आज की डेट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी जो है सवाई घास को लेके कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को यूज करके कुछ बनाया जा सकता है, वो बहुत बात की बात। आज की डेट में मैं खा पा रहा हूँ, पी पा रहा हूँ, रह पा रहा हूँ, इतना ही बहुत।
तो इसलिए जो महिलाओं के लिए जो संकल्प पत्र में जो घोषणा की गई है, स्पेशली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी 18 साल की उम्र हो जाए और 12 क्लास तक पास कर जाए तो 2 लाख रुपया सरकार देगी, और वैसे भी 18 साल में 18 साल मतलब हो जाए तो 1 लाख रुपया वैसे भी उनकी सहायता मिलेगी, वगैरह वगैरह। ये जो एकदम मतलब एकदम प्रांतिक जो लोग हैं, मतलब सबाल्टर्न जो लोग हैं, उनकी जिंदगी को सीधा सीधा छुएगा। हाँ, तो जो जैसे आपके वो जो किसान सम्मान निधि जो टीएमसी ने यहाँ पे लागू नहीं करने दिया, उसका क्या असर है? आपका जो जनधन अकाउंट का क्या महत्व है? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का क्या मतलब है? और आपका जो प्रधानमंत्री का जो वो स्वास्थ्य विभाग वो है, उसका क्या असर है वगैरह। ये अगर बीजेपी आज से अभी से समझा पाए तो आपको इसको उलटफेर दिखेगा। मतलब जो 44-38 है वो उल्टी तरफ 44-38 हो, बढ़ भी सकती है। क्या ये बात आप झारग्राम के संदर्भ में कह रहे हैं, या झारग्राम के संदर्भ से आप बंगाल की पूरी स्थिति के बारे में भी कह रहे हैं? क्योंकि लगभग जो स्थिति झारग्राम में है कि बुनियादी जो सहूलियतें हैं, बुनियादी चीजें हैं, उनसे वो भी नहीं लोगों को मिल पा रही हैं। क्या बंगाल के पूरे स्थिति नजर में भी आप ऐसा देखते हैं? नहीं, बंगाल की अगर आप 5 जोन में भाग करें तो अलग अलग जोन की अलग अलग विकट परिस्थिति है। मतलब यहाँ पे जो विकास है, विकास बहुत स्क्यूड है। यूनिफॉर्म विकास बंगाल में कभी हुआ नहीं था। नॉर्थ बंगाल में विकास बहुत कम हुआ है, साउथ बंगाल में तुलनामूलक रूप में विकास ज्यादा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ये जो इम्बैलेंस है विकास में वो बहुत ज्यादा है। पर ये तो राढ़ बंगाल रीजन है, जो लाल माटी का रीजन है, जहाँ पे मिट्टी लाल रंग की होती है, वो चाहे कहीं पे कुछ भी हो, वहां के लिए कुछ नहीं किया किसी ने की, जिसमें जंगल महल शामिल। तो इसीलिए उनके लिए जो है एकदम बेसिक नीड्स पूरा हो जाए। जो पार्टी बेसिक नीड्स पूरा कर दे और वो खा पी के जी सके, बस इतना तक कर दे, वो पार्टी जीतने वाली है। और इस बार क्योंकि बीजेपी ने बढ़ चढ़ के ये काम किया है, बोला भी है, और मुझे लगता है कि अभी जो उनके संगठन में जो परिवर्तन आया है, जिस तरह से वो बड़े हैं, मुझे लगता है कि गांव-गांव तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। और पहुंचने से आपका मानना है कि गांव-गांव तक ये मैसेज पहुंचेगा, बदलाव की बयार चल सकती है? यानी 10 साल से जो, या उससे भी पीछे, जब आप 73 साल कह रहे हैं, विकास की जो यात्रा, बंगाल जो कभी देश का प्रमुख एक बड़ा प्रांत हुआ करता था और बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था, आज उसकी जो स्थिति है उसके बारे में। लेकिन जरा बीजेपी का बढ़ता हुआ ग्राफ इसमें देखेंगे, फिर उससे समझ में आएगा कि बीजेपी के फुटप्रिंट्स किस तरह से चले हैं। 2011 में वोट प्रतिशत के लिहाज से 4.6% था, 2014 में 11.3 हुआ, उसके बाद 2016 में ये 15.6 हुआ, यानी तब तक थोड़ा गति अच्छी थी। लेकिन 2016 के बाद 19 के अंदर जो बढ़ा वो 45.4%। झारग्राम का वोट प्रतिशत, जहां 3 सीटें, ये 19 का वोट प्रतिशत कहता है कि भाजपा जीत सकती है यदि इक्वेशन बरकरार रही। लेकिन आपने एक संगठन का नाम भी लिया जो 2 हिस्सों में था। चक्रधर जी, आपको क्या लगता है इस समय बंगाल, ये आपके खासतौर पे झारग्राम में ये जो मुद्दों के साथ और भाजपा जिस तरह से चली है झारग्राम में, ये इस बढ़ते ग्राफ को, वोट प्रतिशत के बढ़ते ग्राफ के मद्देनजर आप क्या स्थिति देख रहे हैं? ऐसा है कि वो जो कौम है, वो जो समुदाय है, उसमें शिक्षा की कमी के कारण व्यक्ति स्वातंत्र्य का बोध नहीं है। जो बोध शहर में लोगों में है, लोग टीएमसी से पैसे भी ले लेंगे लेकिन वोट जिनको चाहेंगे उनको देंगे, जिस किसी से भी पैसे ले लेंगे लेकिन इच्छा से ही वो वोट देंगे। लेकिन ये चीज नहीं है जंगल महल में। वे लोग ईमानदार हैं और वे सामुदायिक जीवन जीते हैं, व्यक्ति जीवन जीते ही नहीं है। तो चूंकि सामुदायिक जीवन जीते हैं, इसलिए उनके यहाँ जो बड़ा जो संगठन है माझी परगना महल, तो वो जो टूटा है, उस जिसका सुपरिणाम हम लोगों को मिला था, लेकिन आज फिर वो जुड़ गया है। तो आशानुरूप जैसा दूसरी जगह होगा, जंगल महल से बाहर जो हमें आशानुरूप परिणाम देखने को मिलेगा, वो परिणाम मेरा अनुमान है यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक। एक पिछले दिनों बंगाल की राजनीति में 2 चीजें बड़ी तेजी से चली।
एक तो जय श्री राम का नारा लगा, जय श्री राम के नारे पे मुख्यमंत्री चिढ़ती नजर आई, चिढ़ने के बाद फिर वो एक बार कलमा भी पढ़ती दिखी और फिर एक बार वो चंडी पाठ भी करती दिखी। मतलब ये उनको ऐसा चंडी पाठ करने के आगे फिर शायद वो और भी आगे जाएंगी अभी, लेकिन उनको इस तरह की स्थिति पर लाने के लिए मजबूर करने का क्रेडिट तो आप बीजेपी को दे ही सकते हैं। संजय सोम, ये इश्यूज, ये जो जय श्री राम का नारा और ये चंडी पाठ और ये कलमा, ये सब झारग्राम में कितने महत्वपूर्ण है? हालांकि कुछ लोग इसको कम्युनल एंगल कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये चल रहा है वहां राजनीति में, सार्वजनिक मंचों से ये हो रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना इसका असर दिखता है? नहीं, झारग्राम में ये महत्वपूर्ण नहीं है जी, क्योंकि देखिए जहां पे ना एकदम से, मैं आपको जैसे बार बार कह रहा हूँ, चक्रधर जी भी कह रहे हैं कि जो बिल्कुल एकदम बेसिक मिनिमम नीड्स जिनकी फुलफिल नहीं हुआ है, मतलब एकदम बेसिक स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, बेसिक सड़क, बेसिक पानी, ये जिनके पास उपलब्ध नहीं है, उनको वो जय श्री राम या कलमा से कोई मतलब नहीं। मतलब जैसे चक्रधर जी भी कह रहे थे कि इनमें वो बोध नहीं है अभी तक, जो थोड़ा सा हायर प्लेन में चढ़ने के बाद बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए ना, फिर बंदा सोचता है कि भाई अगला क्या। चक्रधर जी, आप भी आप इनसे सहमत है संजय सोम से? जी जी, सहमत हूं मैं जी। तो ऐसा लगता है कि झारग्राम का चुनाव, और आप दोनों से बात करके ये मैं इस निष्कर्ष पर मुझे जो लगता है कि बिल्कुल बुनियादी मुद्दों पर लड़ा जाएगा। यानी लोग आज भी वहां बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पानी नहीं है, सड़क नहीं है, आपने बिजली का हाल बताया, रात में अंधेरा हो जाता है, करप्शन अपनी जगह है, कटमनी है, टोलाबाजी है, ये सब चीजों से झारग्राम की जनता मुझे लगता है त्रस्त आ चुकी है। और 4 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से इस समय की जो स्थिति है वो चारों की चारों तृणमूल के कब्जे में है। बदलाव की बयार, कैसे बीजेपी उस बयार को आगे तक ले जा पाएगी, अपने अपेक्षित अनुकूल परिणाम तक ले जा पाएगी, कैसे वो अपने संकल्प पत्र को लोगों तक पहुंचा पाएगी। झारग्राम में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सरल इसलिए होगा कि क्योंकि वो संकल्प पत्र में बुनियादी चीजों को छुआ गया है। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सोम, आप राजनीतिक विश्लेषक और स्तंभकार हैं। शांति निकेतन में प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। धन्यवाद जी। जी।